Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Sociology, chapter 4, part 2, Introducing Western Sociologist. तो कैसे नए वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए, इनकी क्या थिंकिंग रही, तो हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो सोशलॉजी कभी कभार हम कहते हैं समटाइम्स कॉल द चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो कभी कभार ये एक नई तरीके की रेवोल्यूशन है, क्रांति है। ये बॉर्न हुई 19th सेंचुरी में। वेस्टर्न यूरोप में जितने भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए तीनों सेंचुरीज़ में, तो ये सब चेंज करे लोगों की लिविंग थिंकिंग और लोगों का प्रोस्पेक्टिव। तो इन्होंने लोगों की सबसे पहले लाइफ ही चेंज कर दी। तीन रेवोल्यूशन जो कि पाव द वे करी सोशलॉजी का, वो था इनलाइटमेंट, साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनलाइटमेंट मतलब एक तरीके से नया शोध की एक नई थिंकिंग कैसे जनरेट करी जाए। साइंटिफिक रेवोल्यूशन मतलब साइंस में तरक्की हुई, चाहे फिज़िक्स केमिस्ट्री को ले लो, चाहे कोई भी विविधीकरण मेडिसन्स को हम ले सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जहां आज़ादी मिली लोगों को मोनार्की रूल में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने ये देखा कि एक तरीके का कंप्लीट प्रोसेस था। यूरोपियन सोसाइटी इनरिच्ड हुई, पूरी वर्ल्ड कनेक्ट हुई, यूरोप से कांटेक्ट में आई। तो इस चैप्टर में हम हर किसी के आइडिया पढ़ेंगे, चाहे वो कर्ल मार्क्स हो, एमिली ड्यूकमैन हो, मैक्स वेबनर हो, और इनका ट्रेडिशन देखेंगे कि सोशलॉजी में इनने क्या, इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, इनका आइडिया था, इनकी अंदर की इनसाइट कंटेम्प्री थी। तो ये सारे आइडियाज़ हमें सब्जेक्ट करेंगे, कभी कुछ क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और अंडरगो हो जाएंगे हम दूसरे नए मॉडिफिकेशंस में। मॉडिफिकेशन मतलब और ज़्यादा इसके नए पहलू जानेंगे, नया आइडिया जो कि इन्फ्लुएंस होता है इन्हीं के साथ। तो क्या है कंटेक्स्ट ऑफ सोशलॉजी, क्या है एक्चुअली। तो जब मॉडर्न यूरोप एरा में हम यूरोप को देखते हैं तो हम नई कंडीशंस देखते हैं कि कैसे लोग मॉडर्न हुए सोसाइटी में। और ये भी आज हम देखते हैं कि आज की सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हुई है ड्यू टू थ्री रीजंस: एनलाइटमेंट, ड्राइंग एज ऑफ रीजन एंड द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल सॉर्वेनिटी एम्बॉयडेड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो लोगों में जागरूकता आई, सबसे पहले लोग लिटरेट हुए, पढ़ने लिखने लगे, लोगों में समझ आई, नॉलेज आई। दूसरी चीज़ है एज ऑफ रीज़न बढ़ी, लोग अब तथ्य देख के ही उस पर विश्वास करते थे। पॉलिटिकल सॉर्वेनिटी, एक से लोग, एक से मत के लोग जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिले थे, चाहे वो मिडिल क्लास हो, क्लर्जी हो, नोबल हो, और इन्होंने अपने लिए एक मास रेवोल्यूशन लेके आए। तो इसको हम एक तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी नाम देंगे। तो अब हम देखते हैं कि एज ऑफ इनलाइटमेंट आखिर है क्या। तो देखो, ड्यूरिंग 17 से 18 सेंचुरी वेस्टर्न यूरोप एक तरीके का इमरजेंस पार्ट था। न्यू थिंकिंग डेवलप हो रही थी वर्ल्ड में। इस एज को कहते थे द एनलाइटमेंट। ह्यूमन बींग्स सेंटर ऑफ यूनिवर्स थे, नए थॉट्स आ रहे थे, नए फीचर्स आ रहे थे, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच डेवलप हो रही थी, रैशनल थिंकिंग बढ़ रही थी, कुछ लोग क्रिटिकल थे, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही थी। तो ये एक तरीके से विस्तार अगर हम देखें तो नॉलेज ही का हो रहा था। नए सब्जेक्ट्स जुड़ रहे थे, आर्ट, पेंटिंग, पोट्रीज, हर तरह का कला क्षेत्र जुड़ रहा था। जो भी इंसान सोच सकता था या जिसकी उसको समझ आ सकती थी वो कर रहा था। तो ये हमें रिमाइंड करता है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। और ये जानते हम कि लोग सैवेजेस की तरह हो गए थे, एक मत में, कुछ काम करने, कुछ नौकरशाही, कुछ किसी के कर्म के अंदर। तो जब हम देखते हैं हैंडी वर्क जब लोग ह्यूमंस कर रहे थे, नए रैशनल एनालिसिस लेके आ रहे थे, दूसरे ह्यूमन को टॉर्चर भी कर रहे थे कहीं कहीं वर्ल्ड में, नया नेचर डेवलप हो रहा था, अलग अलग रिलीजन डेवलप हो रहे थे, रिलीजन की अलग अलग आइडियोलॉजी थिंकिंग हो रही थी, नए नए गॉड आ गए थे, नए नए उन्होंने पोजीशंस ले ली थी इस दुनिया में। और एक तरीके से हम देखें सेक्युलर, साइंटिफिक और ह्यूमैनिस्टिक वे बना। सेक्युलर मतलब सब एक मत में इकट्ठे हुए, साइंटिफिक नई थिंकिंग, ह्यूमैनिस्ट लोगों के लिए मैनकाइंड के बारे में सोचने का नया तरीका। फिर इसके बाद है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में चालू हुई, नई पॉलिटिकल सॉर्वेनिटी मिली, एक से मत के लोग यहाँ पर आए, लोगों ने ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी, इक्वालिटी मिली सिटीजन्स को। नए लोगों को पहले बोला जाता था कि मोनार्की रूल रहेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पर अब ये ख़त्म हो रहा था। लोगों में ऑप्रेसिव रूल आ गया था, रिलीजन भी डिवाइड हो गया था, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में।
तो फ्रांस रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा, जो कि फ्री करे लोगों के बॉन्ड्स, नए लॉ आए, चर्च में लॉज बने, लोगों को राइट्स मिली, चाहे वो रिपब्लिक हो, सॉवरेन हो, इंडिविजुअल हो, लोगों ने अपना आपको टाइम इन्वेस्ट किया, इंडिविजुअल रिस्पेक्ट मिली, प्राइवेसी मिली लोगों को इंडिविजुअल लॉ को प्ले करने के लिए, डोमेस्टिक लाइफ आगे बढ़ी। तो हर तरीके से प्रचलन हो रहा था, नए आइडियाज़ अप्रोप्रिएट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स पे बढ़ रहे थे, नए प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे थे, चाहे वो एजुकेशन हो, पब्लिक हो, लोगों की एंटिटी हो, सेंट्रलाइज्ड रेवोल्यूशन हो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरीके का पार्ट प्ले करता है, चाहे वो एक लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो या फर्डिटी हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट देखना पड़ेगा कि लिबर्टी मीन्स टू फ्री, इक्वालिटी मीन्स टू बी इक्वल, फ्रेटर्निटी मीन्स एक ही लॉ, एक ही मत के लोग एक मॉडर्न सोसाइटी में आते हैं, अपना एक मॉडर्न स्टेट ऑफ कंडक्ट करते हैं। फिर इसके बाद है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नई इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री की शुरुआत। तो ये ब्रिटेन में हुई 15वीं शताब्दी के बाद 1819 तक चलती रही, नई चीज़ें आती रही, नई मशीन्स, नए पावर, नए इंजन जनरेट होने लगे, रेलवे, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स ये सब बनने लगे, हर तरीके से क्रांति हुई, नई मशीन्स आ गई, जैसे कि हम जानते हैं स्पिनिंग जेनी, धागे सिलने के लिए, जिसने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, नए मेथड्स हो गए पावर के, स्टीम इंजन आ गई, और इसने राइज दिया एकदम से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो चाहे हम देखें मार्केट हो, प्रोडक्शन की वर्ल्ड और फिनोमेना हो, तो ये सब भी कैरी आउट करते हैं, अपरूटेड होते हैं और आगे के लिए अपना प्रवाजित करते हैं। तो हमने देखा, देखो कभी कभार ऐसा भी रहता था, यहाँ लो वेजेस मिलते थे वर्कर्स को, मैन वुमेन को, चिल्ड्रन को, बहुत ज़्यादा घंटे काम कराया जाता था, बहुत गंदे सरकमस्टेंसेस में काम कराते थे, पर ये लोग इतने गरीब होते थे कि इनको पैसों के लिए यहाँ करना पड़ता था। सिटी टाउन्स भी डोमिनेट रूल कैरी ऑफ करते थे, अनइक्वल पॉपुलेशन थी, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था। तो वर्किंग क्लास भी अगर हम माने, जैसे स्लम थे, पॉवर्टी स्क्वाडर्स थे। तो मॉडर्न फॉर्म में गवर्नेंस एक तरीका था अगर हम ले कंट्रोल करने के लिए हेल्थ, सैनिटेशन, क्राइम कंट्रोल, डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ नॉलेज था। तो ये भी एक सोशलॉजिस्ट की तरह हमें आगे देखना है, साइंस एक तरीके की न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए। तो ये भी एक बिहेवियर था, पॉसिबल एडमेंट था, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी जो कि कैरी ऑफ कर रही थी रूल्स रेगुलेशन, जो कि हेल्प कर रही थी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। तो दिस वाज आल्सो अ बिग पार्टिसिपेशन। तो जो भी इसमें इंगेज हो रहा था, एनालिस्ट, नए कम्युनिकेशंस आ रहे थे, आइडियोलॉजी पे वर्क कर रहा था। तो इसमें देखो, कर्ल मैक्स वॉज अ फ्रॉम जर्मनी। तो ये बहुत इंटेलेक्चुअल थे, प्रोडक्टिव ईयर्स थे, ब्रिटेन को से इनको निकाल दिया गया था इनके थॉट्स की वजह से, इनके बहुत ही अलग पॉलिटिकल व्यू थे जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में। ये बहुत बड़े फ़िलासफ़ियर थे, फ़िलासफ़र, सोशल थिंकर थे, और एक तरीके से जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था सोसाइटी का, तो ये उसके विरुद्ध बोल देते थे, जिसके कारण इनको एक्सेल कर दिया गया, अपनी जगह से ही निकाल दिया गया। इन्होंने डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बोला लोगों के में, चाहे वो हो एक तरीके से हम जानते स्लेवरी के बारे में कि ये दिस इज़ एन इनह्यूमन एक्टिविटी, और स्लेवरी के बारे में जब इन्होंने आगे बात करी, तो ये पता लगता है कि स्लेवरी वॉज मेन एज अ कम्युनल फेडरलिज्म, और ये एक तरीके का खराब तरीके का दायित्व था जो कि लोगों को नहीं यूज़ करना था। इसके बाद सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे।